गुजरात के लैंड लॉज एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पर अक्सर स्टूडेंट्स को ये बहुत मुश्किल लगते हैं। पर चिंता मत कीजिए, आज हम यूनिट 1 से लेके 6 तक सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझेंगे, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सफ़र कैसा रहेगा? देखिए, हम एकदम लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े अफसर यानी कलेक्टर की पावर्स की। फिर हम ज़मीन पर आएंगे, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, उसके नीचे क्या है। इसके बाद फोकस होगा लोगों पर, ट्राइबल राइट्स और लैंड रिकॉर्ड्स को समझेंगे। फिर आएंगे हमारे किसान भाई, उनके किराएदारी के नियम, किराया, बेदखली, ये सब देखेंगे 2 हिस्सों में। और आखिर में हम जूम आउट करके देखेंगे कि स्टेट लेवल पर क्या बड़ी बड़ी पॉलिसीज हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, दी एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक। और इसमें हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा कलेक्टर की शक्तियों पर, जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, एक जिले में जमीन से जुड़े मामले में सबसे पावरफुल ऑफिसर कौन होता है? अगर इसका जवाब समझ आ गया तो कलेक्टर का पूरा रोल क्लियर हो जाएगा। और जवाब है द कलेक्टर। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। किस कानून के तहत? गुजरात लैंड रेवेन्यू कोड 1879 के सेक्शन 8 के तहत। याद रखिए, यही वो सेक्शन है जो उन्हें सारी शक्तियां देता है। अब जरा कलेक्टर की शक्तियों का दायरा देखिए, ये बहुत बड़ा है। वो लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट मतलब मूल्यांकन और कलेक्शन मतलब वसूली करते हैं। जमीन का इस्तेमाल बदलना हो तो उसकी इजाजत देते हैं, सरकारी जमीन को मैनेज करते हैं, जमीन के झगड़े सुलझाते हैं, कानून तोड़ने वालों पर पेनल्टी लगाते हैं, और हाँ, एक बहुत जरूरी काम, आदिवासी भूमि की रक्षा भी करते हैं। एग्जाम के लिए ये जो सेक्शंस लिखे हैं ना, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये एक बहुत ही जरूरी लीगल सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि कलेक्टर को एक जज की तरह काम करना होता है, एकदम निष्पक्ष, सबूतों के आधार पर। वो अपनी मर्जी से कुछ भी तय नहीं कर सकते। इसी पावर को कहते हैं क्वाजी जुडिशियल पावर, हिंदी में कहें तो अर्ध न्यायिक शक्ति। अच्छा, एग्जाम के लिए ये केस लॉज बहुत जरूरी हैं, इनको समझ लेते हैं। पहला, कलेक्टर वर्सेस रानछोड़ भाई केस। इसने साफ कर दिया कि असेसमेंट एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है, मतलब सब कुछ फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरा, पटेल राघव नाथा केस। इसने कहा कि कलेक्टर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, सब कुछ पारदर्शी तरीके से करना होगा। और अभी हाल का अमिट ऑयल इंडस्ट्रीज केस, इसने ये बताया कि कलेक्टर जनहित में मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में डेवलपमेंट और जनता के भले के बीच एक बैलेंस बनाने के लिए कड़ी शर्तें भी लगा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। इसमें हम बात करेंगे खुद जमीन की, मतलब द रिसोर्स, उसके इस्तेमाल से जुड़े नियम और जमीन के नीचे जो खनिज छुपे हैं उनके बारे में। एक बड़ा मजेदार सवाल है। जरा सोचिए, अगर किसी की जमीन है तो क्या उसके नीचे जो भी कीमती खनिज मिलेंगे वो भी उसी के हो जाएंगे? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जीएलआरसी का सेक्शन 69A बिल्कुल साफ साफ कहता है कि सारी खदानें, सारे खनिज, पत्थर की खदानें, ये सब राज्य सरकार की प्रॉपर्टी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमीन की सतह का मालिक कौन है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, सरफेस ओनरशिप इज नॉट इक्वल टू मिनरल ओनरशिप। अच्छा, अब मान लीजिए किसी को अपनी खेती की जमीन का यूज बदलना है, तो उसका प्रोसेस क्या है? देखिए, खेती-बाड़ी से जुड़े सुधार, जैसे फार्म हाउस बना लिया, कुआं खोद लिया, इसके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसे नॉन एग्रीकल्चरल यूज में लाना है तो कलेक्टर से लिखित में परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ एक गोल्डन रूल है, याद रखिएगा, अगर कलेक्टर 3 महीने में कोई जवाब नहीं देते तो परमिशन अपने आप मिल गई समझो। इसी को कहते हैं डीम्ड परमिशन। ये स्लाइड दोनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, नॉर्मल नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए आपको काम शुरू करने से पहले परमिशन चाहिए, लेकिन अगर आपकी जमीन किसी इंडस्ट्रियल जोन में है और आप उसे बोनाफाइड इंडस्ट्रियल यूज मतलब असली औद्योगिक काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पहले से परमिशन की जरूरत नहीं है। बस काम शुरू करने के 30 दिन के अंदर अंदर कलेक्टर को बता देना है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। इसमें हम जमीन से जुड़े लोगों की बात करेंगे, खास तौर पर आदिवासी समुदायों को कानून क्या सुरक्षा देता है और सबके हक का हिसाब किताब रखने वाले लैंड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और जरूरी सवाल है। हमारा कानून आदिवासी समुदायों को उनकी जो पुश्तैनी जमीन है उसे खोने से कैसे बचाता है? इसका जवाब छिपा है जीएलआरसी के सेक्शन 73A में।
ये सेक्शन आदिवासी जमीन के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। इसके मुताबिक कोई भी आदिवासी अपनी जमीन को बेच नहीं सकता, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता या गिरवी नहीं रख सकता, जब तक कि कलेक्टर से पहले लिखित में इजाजत यानी प्रायर रिटन परमिशन ना ले ली हो। तो यहाँ कलेक्टर एक गार्जियन की तरह काम करते हैं। और सेक्शन 73A के नियम बहुत सख्त हैं। अगर कलेक्टर की मंजूरी के बिना कोई भी जमीन ट्रांसफर हुई तो वो गैरकानूनी और शून्य मतलब वॉइड मानी जाएगी। आदिवासी मालिक 2 साल के अंदर अपनी जमीन वापस पाने के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर जमीन किसी गैर आदिवासी को बिना परमिशन बेच दी तो वो जमीन सीधे राज्य सरकार की हो जाएगी। इतना ही नहीं, खरीदने वाले पर जमीन की कीमत का 3 गुना तक जुर्माना भी लग सकता है। तो फिर सबके अधिकारों का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? इसके लिए होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या ROR, जिसे हम आम भाषा में 7/12 का उतारा भी कहते हैं। ये गांव की जमीन का एक तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसमें सब लिखा होता है। जमीन का मालिक कौन है, जमीन किस टाइप की है, कितना लगान देना है और उस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं है। आप इसे जमीन की जन्म कुंडली समझ सकते हैं। अच्छा, अगर कोई किसी रेवेन्यू ऑफिसर के फैसले से खुश नहीं है तो वो क्या कर सकता है? इसके लिए सेक्शंस 203 से 211 में पूरा अपील प्रोसेस दिया गया है। कोई भी परेशान व्यक्ति 30 दिन के अंदर अपने से बड़े ऑफिसर के पास अपील कर सकता है। वो ऑफिसर पुराने ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, बदल सकता है या कैंसिल भी कर सकता है। और सेक्शन 211 के तहत तो राज्य सरकार के पास पावर है कि वो किसी भी मामले को दोबारा देख सकती है, ये पक्का करने के लिए कि न्याय हुआ है। चलिए अब जरा सेक्शन 4 में गोता लगाते हैं और खेती करने वाले यानी कल्टीवेटर के नजरिए से किराएदारी के कानूनों को समझते हैं। शुरुआत करेंगे किराएदार के हक और किराए के नियमों से। यहाँ एक साथ 2 बड़े सवाल हैं। कानून की नज़र में टेनेंट यानी किराएदार है कौन, और दूसरा, जब उसका लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है। गुजरात टेनेंसी एक्ट के हिसाब से टेनेंट की परिभाषा बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास सिर्फ लिखा हुआ एग्रीमेंट है वही किराएदार है। नहीं, अगर किसी ने मौखिक इजाजत से भी खेती की है तो वो भी किराएदार है। इसके पीछे जो मूल विचार है, द की आइडिया, वो ये है कि कानून कागजों को नहीं बल्कि जो असल में जमीन पर खेती कर रहा है उस एक्चुअल कल्टीवेटर को प्रोटेक्ट करता है। और जब लीज खत्म हो जाए तब यहीं पर सेक्शन 4B किराएदार के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। ये कहता है कि टेनेंसी सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाएगी क्योंकि अग्रीमेंट में लिखा हुआ टाइम पूरा हो गया है। इसे ही कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ये किराएदारों को रातों रात बेघर होने से बचाता है। मान लीजिए सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, तब क्या होगा? कानून ऐसे में किराएदारों को राहत भी देता है। 2 तरह की राहत है, सस्पेंशन और रिमिशन। सस्पेंशन ऑफ रेंट का मतलब है किराया कुछ टाइम के लिए टाल दिया गया है, मतलब पोस्टपोन हो गया है। और रिमिशन ऑफ रेंट का मतलब है किराया माफ कर दिया गया है। सस्पेंशन होता है टेम्परेरी मुश्किल के लिए और रिमिशन होता है जब फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई हो, मतलब बहुत बड़ी मुश्किल हो। और इन दोनों का फैसला कलेक्टर एक जांच के बाद ही करते हैं। चलिए किराएदारी की बात को आगे बढ़ाते हैं सेक्शन 5 में। अब हमारा फोकस होगा बेदखली यानी इविक्शन पर और पानी जैसे जरूरी रिसोर्सेस पर। एक सवाल जो अक्सर किराएदारों के मन में रहता है, क्या जमींदार उन्हें उस घर से निकाल सकता है जो खेती की जमीन पर बना है और जिसमें वो परिवार के साथ रहते हैं? इसका जवाब है बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 31A रहने वाले घर मतलब ड्वेलिंग हाउस से बेदखली पर सीधी सीधी रोक लगाता है। जमींदार को ऐसा करने के लिए कलेक्टर से इजाजत लेनी ही पड़ेगी। तो फिर वो कौन सी वजहें हैं जब किराएदारी खत्म की जा सकती है? देखिए, कुछ कानूनी आधार हैं। जैसे अगर किराएदार किराया ना दे, जमीन का गलत इस्तेमाल करे, जमीन को कोई नुकसान पहुंचाए या फिर जमींदार को खुद खेती करने के लिए जमीन की जरूरत पड़ जाए। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, द क्रूशियल पॉइंट, वो ये है कि हर हाल में एक प्रॉपर नोटिस देना होगा और कलेक्टर की परमिशन जरूरी होगी। अपनी मर्जी से किसी को नहीं निकाला जा सकता। खेती के लिए पानी तो सब कुछ है। अब सोचिए, अगर किसी को अपने खेत तक पानी ले जाने के लिए पड़ोसी की जमीन से नाली बनानी पड़े तो उसका भी एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले तो पड़ोसी से इजाजत लेनी होगी, फिर जो भी नुकसान या असुविधा होगी उसके लिए एक उचित मुआवजा यानी फेयर कॉम्पेंसेशन देना होगा। अगर दोनों में सहमति नहीं बनती तो मामला कलेक्टर के पास जाएगा और वो फैसला करेंगे। और ये काम इस तरह से करना होगा कि पड़ोसी को कम से कम परेशानी हो। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6।
यहाँ हम थोड़ा जूम आउट करेंगे और स्टेट लेवल की उन बड़ी नीतियों को देखेंगे जो जमीन के मालिकाना हक और उसके इस्तेमाल पर बड़े पैमाने पर असर डालती हैं। कभी सोचा है कि खेती की जमीन को बहुत ही छोटे छोटे अनइकोनॉमिकल टुकड़ों में बांटना गैरकानूनी क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक सोच है। इसका जवाब हमें मिलता है गुजरात प्रिवेंशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1947 में। देखिए, ये कानून जमीन को इतने छोटे टुकड़ों यानी फ्रैगमेंट्स में बंटने से रोकता है जिन पर खेती करना मुनाफे का सौदा ही ना हो। इसका मकसद है कि खेती आर्थिक रूप से फायदेमंद बनी रहे। जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन, इस मामले में साल 2013 में एक नए युग की शुरुआत हुई। इस नए कानून का पूरा फोकस था निष्पक्षता यानी फेयरनेस और पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन पर। ये स्लाइड पुराने और नए कानून के बीच का जमीन आसमान का फर्क दिखाती है। 1894 का जो पुराना कानून था वो अंग्रेजों के जमाने का था। उसमें मुआवजा भी कम मिलता था और जबरदस्ती जमीन ले ली जाती थी। लेकिन 2013 का नया RFC-TLAR एक्ट ये बिल्कुल अलग है। ये उचित मुआवजे की बात करता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को जरूरी बनाता है और सबसे बड़ी बात, लोगों की सहमति यानी कंसेंट पर जोर देता है। ये सोच में ही एक बहुत बड़ा बदलाव था। नए कानून में पुनर्वास और पुनर्स्थापन मतलब रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट का प्रोसेस भी बहुत सिस्टमैटिक है। पहले सर्वे होता है, पता लगाया जाता है कि कौन कौन से परिवार प्रभावित हुए हैं, फिर लोगों से बात करके मुआवजा, घर और नौकरी का प्लान बनता है। इस प्लान को कलेक्टर और कमिश्नर अप्रूव करते हैं, फिर इसे सबके लिए पब्लिश किया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, लोगों को उनकी जगह से हटाने से पहले उन्हें सारे बेनिफिट्स और सुविधाएं देनी होती हैं। तो अब आखिरी सवाल, एग्जाम के लिए इन सभी कानूनों को अच्छे से समझने के लिए वो एक कौन सी चीज़ है, वो कौन सा धागा है जो इन सभी यूनिट्स को आपस में जोड़ता है? चलिए, इसे याद रखने के लिए एक मेमोरी पैलेस ट्रिक अपनाते हैं। बस एक कहानी की तरह सोचिए। कलेक्टर साहब, यह है यूनिट 1, एक नक्शा देख रहे हैं। नक्शे में जमीन है और उसके नीचे के खनिज हैं। ये हो गया यूनिट 2। फिर उनकी नज़र संरक्षित आदिवासी जमीन और सबके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पर पड़ती है। यह है यूनिट 3। इसके बाद वो किराएदार किसानों पर ध्यान देते हैं, ये पक्का करते हैं कि उन्हें सही किराया मिले, यूनिट 4, और उन्हें गैर कानूनी तरीके से निकाला ना जाए, यूनिट 5। और आखिर में वो 2013 के नए और निष्पक्ष कानून के तहत एक हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हैं। ये हो गया यूनिट 6। देखिए, एक कहानी में सारे यूनिट्स जुड़ गए। चलिए अब फटाफट एक 30 सेकंड का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला, कलेक्टर की पावर क्वाजी जुडिशियल है, ये याद रखना है। दूसरा, नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए सेक्शन 65 की परमिशन चाहिए और खनिज पर सेक्शन 69A के तहत राज्य का हक है। तीसरा, ट्राइबल लैंड के ट्रांसफर के लिए सेक्शन 73AA में कलेक्टर की परमिशन सबसे जरूरी है। चौथा, किराएदारी में असल किसान को प्रोटेक्शन है और बेदखली के लिए कानूनी प्रोसेस फॉलो करना होगा। और पांचवा, 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट 3C पे फोकस करता है, कंसेंट, कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो अगर इस पूरी चर्चा से आपको ये मुश्किल कानून समझने में थोड़ी भी मदद मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने सवाल नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करें ताकि एग्जाम की तैयारी में सबकी मदद